विद्यार्थियों, हम भौतिक भूगोल की व्याख्यान श्रृंखला 75वें के अंतर्गत हम वायु के कार्य तथा उससे उत्पन्न स्थलाकृतियों को देखेंगे। कि जैसे कि आपको पता है कि वायु जो है वायुमंडल का संपूर्ण लगभग 800 किलोमीटर तक का जो आवृत किया हुआ जो घेरा है, उसके निचले स्तर पर जो बहती हुई या गतिशील अवस्था को हम जो वायुमंडल कहते हैं, तो उसे ही हम पवन या वायु कहते हैं। वायु के द्वारा भी अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण की क्षमता प्रवाही जल, जो बहता हुआ जल है, उसके समान ही होती है, क्योंकि वायु भी जल की भांति सामान्य जो द्रव्य गति नियम है उनके द्वारा प्रवाहित होती है। वायु मुख्यतः सूर्य की शक्ति के पुण्य वितरण का परिणाम है, जो ताप को ग्रहण करने वाले स्थान से ताप हाश वाले स्थान की ओर चलती है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो वायु है वो सूर्य के प्रभाव से और उससे द्वारा निर्धारित होती है, और उसकी ऊष्मा के आधार पर इनकी गतिशीलता की तीव्रता निर्भर करती है। वायु की कुछ विशेषताओं के कारण से ये अन्य भू आकृति निर्माण कारकों से अलग प्रकार की होती है। इसमें एक तो प्रवाह इसका सुनिश्चित नहीं होता है, और कभी घनत्व इसका अल्प घनत्व होता है, कभी आपका कहना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के अवरोध इसमें स्थलाकृतिक अवरोध उत्पन्न इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ये इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वायुमंडल जो है निश्चित पथ के अभाव में विशाल क्षेत्र पर और अधिक ऊंचाई वाले भागों में नहीं प्रभावित हो पाती है, तथा इसकी सक्रियता शुष्कता प्रदेश या स्थिर मरुस्थलीय भागों में अधिक होती है। वास्तव में शुष्क पवन ही अपर्दन व परिवहन कार्य में सक्षम है। इसलिए वायु निर्मित स्थलाकृतियों का निर्माण विशेषतर है गर्म मरुस्थलीय भागों में, जैसे राजस्थान में थार का मरुस्थल है, अफ्रीका में सहारा है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है आदि में पाया जाता है। इस आधार पर हम ये देख सकते हैं कि विश्व में मरुस्थलों का जो वितरण है एक निश्चित प्रकार से पाया जाता है। उस वितरणों के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि सहारा व मध्य एशिया के अंतर्गत में सहारा का रेगिस्तान, मेरेवियन रेगिस्तान, थार आ जाता है, कराकरम आ जाता है, किजिल क्रम आ जाता है, तकला मकान आ जाता है, और गोबी का मरुस्थल भी इसी के अंतर्गत आते हैं। दक्षिणी अफ्रीका के अंतर्गत में कालाहारी, नमीब और कारू का मरुस्थल भाग आता है। दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत में हम इसमें देखेंगे तो अटाकामा जो चिली में स्थित है उसका आ जाता है। पीरू के तटीय भाग में पैटागोनिया का मरुस्थलीय भाग इसमें सम्मिलित रहता है। उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत हम देखते हैं तो कैलिफोर्निया तथा एरिजोना का जो मोजावे के नाम से मरुस्थलीय भाग है, तथा मैक्सिको का जो सोनारो का मरुस्थलीय भाग पाया जाता है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का जो मरुस्थलीय भाग पश्चिमी भागों में पाया जाता है। मरुस्थलीय स्थलाकृति विश्व के जो टोटल लैंड सरफेस है उसके 30% भागों में विस्तृत है। मरुस्थलों की जो सबसे बड़ी विशेषता है उसकी एरिडिटी है, यानी शुष्कता की मात्रा है, जिसमें वार्षिक वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से कम रहता है। अर्ध शुष्क मरुस्थलों में 25 से 50 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा का औसत रहता है। और अगर हम इसको देखें तो मरुस्थलीय भागों में नदी के कार्य भी होते हैं, जो विशेषतः वर्षा ऋतु के अंदर में जो नदियाँ बहती अल्पकालिक, उस समय ये कार्य करती हैं। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वायु में शुष्कता के अलावा उच्च दैनिक तापांतर, यानी कि जो दिन और रात के जो तापमान है उसमें बहुत अंतर रहता है। उच्च वाष्पीकरण की मात्रा, यानी कि भीषण गर्म वनस्पति विहीन जो चमकती जो बालू की रेत है उनके कारण से वाष्पीकरण की दर बहुत तीव्र रहती है। तीव्र वायु गति रहती है, क्योंकि कोई बाधाएं नहीं रहती है, किसी का अवरोध होता है तो उनकी जो वायु की गति है वो भी तीव्र हो जाती है। उसी प्रकार से आंतरिक अपवाह प्रणाली जो है वो भी प्रमुख विशेषता के अंतर्गत आती है। अगर हम इसको देखें कि वायु के जो प्रभावित करने वाले जो कार्य हैं
उस कारकों के अंतर्गत में पहला कारक आ जाता है पवन का वेग, यानी कि वायु की जो गति है वो निश्चित रूप से हमारे वायु के अपर्दन कार्य को प्रभावित करती है, और वायु के अपर्दन के कारण से उसकी गति का बहुत महत्व होता है। तीव्र हवा के साथ में सन्निकर्षण, यानी कि चट्टानों के जो टुकड़े हैं परस्पर वो टकराते हैं, टकराने के का मुख्यतः कारण वो हवा की तीव्रता है, और चट्टानों के रगड़ने घिसड़ने के कारण से रेत के कण में धूल कण स्वयं आपस में टकराकर और रगड़ कर छोटे होते जाते हैं और उनका आकार छोटा व गोल रहता है। अगर पवन वेग कमज़ोर हो जाता है तो उसके साथ उड़ने वाले पदार्थ एकत्रित होने लगते हैं। तो इस आधार पर कहना है कि तीव्र गति से उड़ती हुई वायु में धूल व रेत के कणों की मात्रा अधिक होती है, और यही कण वायु के अपर्दनात्मक यंत्र कहलाते हैं या टूल कहलाते हैं। इसके बाद दूसरा है धूल व रेत कणों का आकार का भी वायु के अपर्दन के कार्य पर प्रभाव पड़ता है। सतह से लगभग 6 फीट की ऊंचाई तक वायु के साथ मोटे कण उड़ते हैं, जबकि ऊपर बारीक कण रहते हैं। ऊंचाई के अनुसार कणों की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। पवनों के निचले स्तर पर धरातलीय सतह के पास रेत तथा धूल कण न केवल अधिक मात्रा में होते हैं वरन आकार भी बड़ा होता है। परंतु जैसे जैसे सतह से ऊपर जाते जाते हैं तो वायु कणों की जो मात्रा और उनके आकार में दोनों में कमी आती जाती है, और इस आधार पर जो वायु मुख्यतः उसका अपर्दन कार्य है वो ज़मीन से सतह से 6 फीट की ऊंचाई तक प्रमुख रूप से प्रभावित रहता है। उसके बाद चट्टानों की संरचना, जैसे कि हम ये जानते हैं किसी भी अपर्दन के कारक का ये आधार है। चट्टानों की संरचना उस वायु के कार्य को प्रभावित करती है। जलवायु, जैसा कि आपको पता है कि शुष्क जलवायु भागों में वायु अपना कार्य ज़्यादा सक्षम कर पाती है, और जलवायु ही इसके कारक को प्रभावित है। इसके अलावा वनस्पति तथा पवन मार्ग में जो बाधाएं हैं, वनस्पति से मतलब पेड़ पौधा जो पाया जाता है प्राकृतिक रूप से, और या पवन मार्ग में विभिन्न प्रकार के जो पर्वत पठार अगर इस तरह के आ जाते हैं वो बाधा उत्पन्न करते हैं, तो उससे भी वो नहीं हो पाता है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वायु के अपर्दन को प्रभावित करने वाले सभी कारक मिलकर कार्य करते हैं। अगर हम इसके अंतर्गत देखें कि इस वायु के अंतर्गत में जो मुख्यतः जो अगर देखा जाएगा तो वायु के समस्त प्रभावित करने वाले कारकों के आधार पर इसका अपर्दन कार्य प्रभावित होता है और वो कार्य करता है।